कृपया ध्यान दीजिए, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की ये सीरीज जो चलाई जा रही है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर को हम बताएंगे प्रतियोगिता दर्पण से। आज उसी कड़ी में प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023 को हम लोग देखेंगे। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बन सकते हैं, आज केवल हम उसी पर चर्चा करेंगे और कोरिलेट करते हुए हम बताते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है सारा एपिसोड करंट का, आप इसको देखना ना भूलें। ध्यान देंगे, 68th बीपीएससी में हमने पहले ही बताया कि इस बार परीक्षा में करंट अफेयर से केवल 37 प्रश्न आए थे और ये 37 प्रश्न अब डेप्थ में जाकर पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर किसी भी टॉपिक को कितना डेप्थ में जाकर लिखा गया है। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब वह करंट कॉन्टेक्स्ट में होता है, बल्कि यह भी बताया जाता है कि वो कानून कब लाए गए थे, उसके क्या क्या प्रावधान थे, कौन कौन से न्यायाधीश थे। इस तरह से हर एक टॉपिक को डिटेल में जाकर बताया गया है। लेकिन इसमें जो इस एपिसोड में हम बताएंगे वो 69th परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है 68th को ध्यान में रखते हुए और उससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए करंट के हम आपको ये बता रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सारे एपिसोड, आप देखना ना भूलें। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है EWS को लेकर, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आए थे, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए। 10% आरक्षण हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में सही माना है। तो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि EWS आरक्षण अभी चर्चा में था। ये नवंबर 2022 की बात है, देख सकते हैं 7 नवंबर 2022 को यह फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 3-2 की बहुमत से इसमें निर्णय लिया गया था। इस समय भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित भी इसमें शामिल थे और वही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी की जो प्रीवियस परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, 12वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जारी किया गया था और ये योजना दिसंबर 2018 में ही शुरू की गई थी। तो पूछा गया था कि यह योजना कब शुरू की गई थी। इसलिए पूछा गया था क्योंकि करंट में वह उस समय उसकी 12वीं किस्त जारी की गई थी। तो EWS आरक्षण पर यदि हम गौर करें तो ध्यान देंगे, EWS के लिए 10% आरक्षण का जो प्रावधान था वह 2019 में ही किया गया था। तो 2019 में करने के बाद 22 नवंबर 2022 को, यानी हाल ही में कुछ समय पहले, इस पर एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो हो सकता है यह पूछा जाए आपसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तरह ही कि यह कब लाया गया था। तो ये इसका प्रावधान जो है 2019 में किया गया था और 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में इसके लिए पास कराया गया था 8 नवंबर 2019 को जो है, और राज्यसभा में 9 जनवरी 2019 को इसके लिए पारित हुआ था। ये इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के द्वारा जो है चुनौती के कारण अगस्त 2020 में 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ को सौंपा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में जो आरक्षण का प्रावधान है हर एक अलग अलग कोटा के लिए, वो इस तरह है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए 7.5% है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27 है और EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो इस तरह से हर एक चीज़ को आप थोड़ा डिटेल में भी समझ रहे हैं और यहाँ से आपका अगर पढ़े हैं पहले ही तो रिवीजन भी हो रहा है। और किसी भी तरह से यदि परीक्षा में प्रश्न आते हैं 69th बीपीएससी में तो आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं। 22वें विधि आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा जो है वह 7 नवंबर 2022 को की गई है। इस 22वें विधि आयोग के इस बार अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वो हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्य होगा और अंशकालिक सदस्य न्यायमूर्ति KT शंकरन और प्रोफेसर आनंद पालीवाल हैं, जबकि अंशकालिक श्री M करुणानिधि और राका आर्या हैं। ध्यान देंगे, इसके बारे में एक नोट है यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है नोट, क्योंकि 22वें विधि आयोग से संबंधित प्रश्न 68th में नहीं आए थे, तो इस बार आने की पूरी संभावना है। 21वां विधि आयोग जो है वह 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। तो ध्यान देंगे, अभी ये जो आयोग है इसको 7 नवंबर 2022 को जो है इसकी घोषणा की गई है इसके सदस्यों की। 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जो है वह 21 फरवरी 2020 को ही जारी कर दी गई थी। 2 वर्ष से भी अधिक समय बाद 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है। 21 फरवरी 2023 तक इसका कार्यकाल रहेगा। यहाँ पर 21 फरवरी 2023 बीत चुका है, तो हम इस पर क्या अपडेट आए हैं वह आगे के पीढ़ी में देखेंगे, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट है डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर रेडी-1 के दूसरे चरण का पहला परीक्षण हुआ है। ये नवंबर 2022 में हुआ है। एपीजे कलाम द्वीप जो ओडिशा में है वहाँ पर हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो 68th बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी उसमें बीपीएससी का साइंस और जो है टेक पर बहुत ज़्यादा फोकस था। काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे जाक्सा से, इसरो से, नासा से, इस सब तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे गए थे, रोवर से, लैंडर से, ये सब प्रश्न। तो इस पर इस बार विशेष फोकस आपको करके जाना है, हम बताएंगे। अगला है रुद्रम से संबंधित प्रश्न। देखिए ये क्या है, वीवीआई प्रश्न है। एंटी रेडिएशन मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की योजना है। डीआरडीओ के द्वारा यह रुद्रम जो है विकसित किया गया है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ध्यान देंगे एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जहाँ पर 68 लिखा हुआ है, अब उसको आप 69 समझेंगे। विक्रम एस देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है, यानी निजी रॉकेट है। इससे पहले जितने भी रॉकेट भारत में बनाए जाते थे वो सरकारी होते थे। सरकार के डीआरडीओ और जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीनस्थ इसरो काम करती थी। लेकिन अब जो है इसरो की कुछ अनुषंगी कंपनी जो बाहरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वह भी अब इस तरह के रॉकेट बना रही हैं। इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश होगा यहाँ पर, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश अंतरिक्ष केंद्र से 18 नवंबर 2022 को इसका प्रक्षेपण किया गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक महत्वपूर्ण नोट है जिसको ध्यान रखना आवश्यक है। स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम एस रॉकेट का पहला प्रक्षेपण किया गया है। स्काईरूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र में प्रवेश किया है। तो ये महत्वपूर्ण था, पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देश का पहला रॉकेट कौन सा था, तो देश का पहला सरकारी रॉकेट था, यानी भारत सरकार के द्वारा ये रोहिणी था। और पहला प्राइवेट रॉकेट यदि पूछा जाए प्राइवेट कंपनियों के द्वारा निर्मित, तो विक्रम एस है। ये हैदराबाद की एक निजी कंपनी है जिसका नाम स्काईरूट एरोस्पेस है, उसी के द्वारा यह निर्मित है विक्रम एस। तो स्पष्ट हो गया होगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अध्ययन पवन के गोयन का ये इसके अध्यक्ष हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। अब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-54 यानी PSLV C-54 के जरिए OceanSat-3 ध्यान देंगे और 8 छोटे उपग्रह का प्रक्षेपण जो है नवंबर 2022 में किया गया है। तिथि महत्वपूर्ण नहीं होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ इसलिए लिखा जाता है कि कई बार कुछ प्रश्नों में तिथियाँ महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें तिथि लिख दिए जाते हैं। इसरो के EOS-6 यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसी का नाम है OceanSat-3। इसका प्रक्षेपण जो है किया गया है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसके वजन, इसकी ऊंचाई, ये सब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये ध्यान रखना है कि PSLV C-54 से जो है OceanSat-3 और 8 छोटे उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मोरमुगांव युद्धपोत। ध्यान देंगे इसके बारे में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हम जो प्रश्न 68th BPSC और उससे पहले की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं इसको। देखिए ये है मोरमुगांव युद्धपोत, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये मुंबई में है, उसके द्वारा यह निर्मित है। भारतीय नौसेना को यह सौंपा गया है। यह जिस परियोजना के तहत बनाया गया है उस परियोजना का नाम है P-15B परियोजना। इसके तहत 4 युद्धपोत बनने थे। मोरमुगांव इसी क्रम में जो है दूसरा नंबर का युद्धपोत है। पहला विशाखापत्तनम था। ये प्रश्न बीपीएससी पूछा था कि INS विशाखापत्तनम को किसने शामिल किया था, तो रक्षा मंत्री ने इसको शामिल किया था। ये प्रश्न आ गया है बीपीएससी में। दूसरा अभी हम मोरमुगांव को देख रहे हैं। तीसरा है इम्फाल। चौथा है जिसका नाम था पोरबंदर, उसका नया नाम संभवतः अब सूरत कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक ही है जिसका पहले पुराना नाम पोरबंदर था, अब उसका सूरत हो गया है। उसके बाद हमने बताया है कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा यह जो है बनाया गया है। उसके बाद ध्यान देंगे नौसेना को यह सौंपा गया है, पता ही है। इस श्रेणी के चौथे युद्धपोत का नाम सूरत कर दिया गया है, हमने बताया अभी आपको। नेक्स्ट है मिस्र के राष्ट्रपति से संबंधित। अब्देल फतेह अल सीसी होंगे 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि। तो ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है। 26 जनवरी 2023 पर ये भारत के मुख्य अतिथि थे, मिस्र के राष्ट्रपति, जिसका नाम अब्देल फतेह अल सीसी है।
और 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो चीफ गेस्ट थे। ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न जो है पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। 2021 व 22 में कोविड के कारण जो है कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहे थे। संभवतः 2022 का प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में कौन थे चीफ गेस्ट, ये बीपीएससी पूछ चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आए हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, यानी पीढ़ी के दूसरे सेगमेंट में। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में जो है नवंबर 2022 को हुआ है। ध्यान देंगे अभी G20 का जो 18वां शिखर सम्मेलन है वह भारत में चल रहा है, जो सितंबर 2023 में होना था। तो इस पर विशेष फोकस हमको करना है, केवल भारत वाले पर, क्योंकि सितंबर में ही आपकी एग्जामिनेशन है और सितंबर में ही भारत में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका केवल जगह का नाम ध्यान रखेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया था और भारत को इसकी अध्यक्षता किस तारीख को मिली थी, ये महत्वपूर्ण है। G20 की अध्यक्षता उस समय वहाँ के जो बाली के हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो कर रहे थे, जोको विडोडो। और इसमें और अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, मोदी के वक्तव्य अब महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। इसका थीम ध्यान रखेंगे, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। मैं जितना बता रहा हूँ केवल उतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे G20 की अध्यक्षता जो है भारत को सौंपी गई थी। आगामी G20 सम्मेलन 18वां जो है वह 2023 में भारत में होगा, ऐसा कहा गया था। और भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से, ये डेट आपको ध्यान रखना है 69 बीपीएससी प्री के लिए, G20 की अध्यक्षता का औपचारिक रूप से इसने संभाला है G20 की अध्यक्षता को। आगामी 18वां G20 जो है शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में भारत में सितंबर 2023 में हो रहा है अभी, तो इसको ध्यान रखेंगे। और अगला इसके बाद भारत के बाद जो 19वां होगा वह ब्राज़ील में है। तो इस तरह से तीनों ध्यान रखेंगे, 17वां, 18वां और 19वां, तीनों का कहाँ कहाँ होना है और भारत ने इसकी अध्यक्षता कब संभाली है। यहाँ पर कुछ नियुक्ति से संबंधित है जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण अब नहीं रह गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। नासा के आर्टेमिस मिशन महत्वपूर्ण है, हमने पहले ही बताया कि साइंस एंड टेक पर जो है विशेष फोकस है बीपीएससी का, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टेमिस मिशन में हाल ही में अभी भारत शामिल हुआ है, तो हम बताएंगे आगे की पीढ़ी में। अमेरिका द्वारा चंद्रमा पर भेजने का एक मानव मिशन है, ये 2024 में इसको जाना है, 5 दशक बाद जो है मानव को फिर से भेज रहा है। पहले चरण का सफल परीक्षण इसमें कर लिया गया है। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट के जरिए जो है ओरियन स्पेस द्वारा जो है इसको 2022 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडियन स्पेस सेंटर से इसका पहला सफल परीक्षण जो है किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 25 दिन बाद इसकी वापसी होनी थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 COP27। इसका आयोजन जो है वह शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। 6 से 20 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में यह संपन्न हुआ है। COP27 की अध्यक्षता जो है सामेह शुक्री, जो मिस्र के विदेश मंत्री हैं, इजिप्ट के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ही की है। इसमें महत्वपूर्ण होता है कि यह हुआ कहाँ है और दूसरा भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया है। तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो किए हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, यही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया है। और इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लिए गए हैं, जिसमें केवल एक ही फैसला महत्वपूर्ण है अभी आपके लिए, वह है COP26 में की गई प्रतिबद्धता, ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिकरण से पूर्व स्तर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का विचार विमर्श इसमें किया गया था। और एक प्रश्न जो 68th बीपीएससी में इससे एक नए फंड का निर्माण किया गया था, उससे पूछा गया था, उसको हम देख लेते हैं। उसका नाम था लॉस एंड डैमेज फंड। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, नुकसान एवं क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड के गठन हेतु विकसित देशों की सहमति इसमें बनी थी। इसके तहत धनी देश जो हैं वह जलवायु परिवर्तन की आपदाओं से भविष्य में निर्धन देशों को सहायता प्रदान करेंगे। तो यही था लॉस एंड डैमेज फंड। उसके बाद इसकी जो अलग अलग बैठक यानी COP25 से लेकर नेक्स्ट जो बैठक है वह महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछे गए हैं। COP26 जो है वह दिसंबर 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ये COP25 था। COP26 जो है अक्टूबर से नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड इंग्लैंड में हुआ था। COP27 का आयोजन अभी हमने बताया शर्म अल शेख मिस्र में, और COP28 जो आगामी होगा उसका आयोजन जो है नवंबर से लेकर दिसंबर 2023, यानी इसी बार जब आपकी परीक्षा सितंबर में हो रही है तो इसके 2-3 महीने आगे जो है दुबई में यानी UAE में होना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात में।
अब नेक्स्ट जो प्रश्न आपके बन सकते हैं यहाँ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में एक कोरे कागज़ के साथ व्यापक प्रदर्शन हुआ था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जीरो कोविड पॉलिसी के कारण कहाँ पर विरोध हुए थे, किस देश में? तो ये चाइना में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये 69 के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में संपन्न हुआ है, इसमें उद्घाटन जो है किया गया है पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, और इस बार फोकस कंट्री जो है फ्रांस को रखा गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्राप्त होता है वह होता है स्वर्ण या रजत मयूर, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, स्वर्ण मयूर, और 40 लाख रुपया जो है एक स्पेनिश फिल्म को दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम एक बार पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, तो आप इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम भी ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर सारे नोट किए गए हैं, आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अव्यास सी विजिल 2022। ये क्या है? इस तरह के प्रश्न बीपीएससी काफ़ी पूछती है। अव्यास सी विजिल 2022 जो है वह तटीय क्षेत्र व विशिष्ट आर्थिक जोन की सुरक्षा व्यवस्था के आकलन हेतु एक अभ्यास था। यह तीसरा द्विवार्षिक अभ्यास था, ठीक है। अब है भारत आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन, ध्यान देंगे यह भी नवंबर 2022 में नोम पेन कंबोडिया में हुआ था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति महोदय भी गए थे। उसके बाद आसियान का जो 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन है वह एक साथ संपन्न नोम पेन में, ठीक है, हुआ है। नोम पेन कंबोडिया में यह आयोजित हुआ है। इसकी अध्यक्षता कंबोडिया ने किया है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, यह भी ध्यान रखेंगे। भारत केवल इसका डायलॉग पार्टनर है, डीपी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आसियान में केवल अभी 10 देश हैं और भी देशों को इसमें शामिल किए जाने की बात अभी चल रही है। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इसी आसियान सम्मेलन के साथ होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के सभी 10 देश होते हैं और 3 और देश होते हैं। तो कौन कौन से देश होते हैं इसमें? 3 देश, वो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कंबोडिया में ही इसकी मेज़बानी की गई, कंबोडिया के द्वारा ही इसकी मेज़बानी की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें भी एस जयशंकर विदेश मंत्री और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अनवर इब्राहिम मलेशिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में अभी हम एक भी डाटा नहीं देखेंगे क्योंकि ये सारे डाटा जो हैं आपको अप्रैल के बाद से ही काम के हैं और केवल 6 महीना के ही देखने होते हैं, तो हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं। आगे जो महत्वपूर्ण है, देखिए ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है, ये वाला प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, हमने पहले ही बताया कि पीडी जिस्ट से 23 प्रश्न आउट ऑफ 37 जो है 23 प्रश्न आए हैं बीपीएससी पीटी 68 में, तो ये आपको ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से हम बताए भी जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नवंबर 2022 में किया गया है। ईटानगर के होलोंगी स्थित इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पूर्व नाम था होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और इसकी आधारशिला जो है वह फरवरी 2019 में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही रखी गई थी। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की यह पहली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों की कुल संख्या 16 हो गई है, तो इसके बारे में सारी डिटेलिंग की गई है, आप एक बार देख लेंगे। वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को हुई है गंगा विलास क्रूज के माध्यम से। इसमें बहुत डिटेल में अंदर नहीं जाने की आवश्यकता है आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 की ये रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 15 नवंबर 2022 को ये जारी किया गया है। वैश्विक जनसंख्या ने 8 अरब का बिंदु पार कर लिया, यानी विश्व की जनसंख्या अब 8 अरब पार कर गई है। इसमें लगभग 12 वर्ष लगे हैं 7 अरब से 8 अरब होने में। विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या केवल 7 देश में सीमित है, जिसमें चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील है। इसी में जो है लगभग 50% से अधिक जनसंख्या विश्व की रहती है। ध्यान देंगे, अब भारत जो है जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया है एक रिपोर्ट के माध्यम से, तो इसमें अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछा था। 67th री में भी यहाँ से प्रश्न आए थे। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है वह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसका उद्घाटन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था प्रगति मैदान में। ITPO, ठीक है, इसके द्वारा, यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है एक ITPO, उसके द्वारा। बिहार इसके साझेदार राज्यों में शामिल था, ध्यान रखेंगे। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र कांस्य पदक विजेता राज्य श्रेणी में रहा है, और स्वर्ण पदक जो है केरल ने इसमें जीते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। एयर इंडिया में जो है विस्तारा का विलय हुआ है, मार्च 2024 तक ये हो जाएगा, इसके लिए एक समझौता हुआ है। उसके बाद डिजिटल रूपी इम्पोर्टेंट है रिटेल सेगमेंट के लिए। सॉरी, डिजिटल रुपये की शुरुआत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 2022 से किया है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। नवंबर के पीडी में स्पेशली हम इस पर चर्चा कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। अब नवीनतम सामान्य ज्ञान में हम देखेंगे। इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि नियुक्ति हम अप्रैल के बाद से ही देखेंगे, उससे पहले के नहीं देखेंगे। तो नियुक्ति को अभी हम छोड़ रहे हैं, इसमें नियुक्ति इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। जो 69th के लिए महत्वपूर्ण है, केवल उसी पर हम अपना समय देंगे। पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पुरस्कार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो केवल उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 जो है इम्पोर्टेंट है। हालांकि एक बात ध्यान रखेंगे कि खेल दिवस जो मनाया जाता है अगस्त में, उसके लिए आगामी खेल पुरस्कार भी आ गए होंगे, तो उसके नाम की यदि घोषणा हो गई होगी तो हम आगे की पीढ़ी में इस पर स्पष्ट चर्चा करेंगे। तो अभी फिर भी हम 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को देख लेते हैं एक बार। इसमें इसकी घोषणा जो है 14 नवंबर को की गई थी, तो हो सकता है यदि इसी के अकॉर्डिंग घोषणा की जाए तो नवंबर में होगी, जबकि आपके एग्जामिनेशन सितंबर में ही है। तो 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछती है, पूछा हुआ है बीपीएससी, तो ये ध्यान रखना है। पात्र खिलाड़ी के चयन के लिए जो है AM खान बिलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उसी ने इसका चयन किया हुआ था। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। इसी का पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये प्रश्न पूछे गए हैं, पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है। इसके विजेता जो है वह शरत कमल अचंत हैं, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसके तहत अब राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, और ये जो है पुरस्कार 4 वर्ष में प्रदर्शन को देखने के पश्चात ही दिए जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए। अर्जुन पुरस्कार इस बार काफ़ी लोगों को दिया गया है, काफ़ी खिलाड़ियों को दिया गया है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न पूछना होगा तो यहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार से भी प्रश्न पूछे गए थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें 3-4 श्रेणी में पुरस्कार का वितरण किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 श्रेणी में दिए जाते हैं। पहला श्रेणी है भू साहसिक कार्य, दूसरा है वायु साहसिक, तीसरा है जल साहसिक, और चौथा है जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए। तो जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए आप ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब एक बार देख लेंगे। उसके बाद मिस अर्थ 2022 जो है इस बार मीना सिउ चोई जो दक्षिण कोरिया से हैं, वो इस बार मिस अर्थ 2022 नवंबर में हुई हैं। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें मिस अर्थ इंडिया जो वाशिका परमार हैं उन्होंने किया है, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। निधन भी अब इम्पोर्टेंट नहीं है। पुस्तक यहाँ पर देख लेंगे आप, 4 पुस्तक का नाम है, एक बार देख लीजिएगा। दिवस से बीपीएससी प्रश्न पूछती नहीं है, फिर भी एक बार यहाँ दिवस, चूँकि प्रतियोगिता दर्पण में इम्पोर्टेंट सेगमेंट में यह होता है, तो इसको एक बार देख लेंगे। 60-62 बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न आए थे, पूछा गया था कि संविधान दिवस हम कब मनाते हैं, ये पूछा गया था। तो राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये प्रश्न आए थे, तो इसको एक बार ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ये जनवरी में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच इंदौर में हुआ है। इसका थीम देख लेंगे आप इस तरह से। उसके बाद इसमें जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम आप देख लेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। तो और पिछला जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था, और इस बार इंदौर में हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए।
इसलिए आप इसको देखेंगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है, मालाबार चूँकि एक बार जो है जापान के नौसैनिक अभ्यास के बारे में पूछा गया था। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ये एक नौसैनिक अभ्यास है। इसमें जो 4 क्वाड के देश हैं वही शामिल हैं इसमें, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अभ्यास गरुड़ जो है वह भारत और फ्रांस की, गरुड़ नाम से ही स्पष्ट है, हवा में उड़ता होगा, तो वायुसेना का ये संयुक्त अभ्यास है। युद्धाभ्यास 2022 जो है भारत और अमेरिका का है, ये थल सेना का अभ्यास है। तो किस सेना का अभ्यास है ये भी महत्वपूर्ण होता है, और यही प्रश्न जो है 64th बीपीएससी में भी आया हुआ है। तो आप सेना का भी ध्यान रखेंगे, साथ ही देश का भी नाम ध्यान रखेंगे। आस्ट्रा हिंद 2022 जो है ऑस्ट्रेलिया भारत का संयुक्त सेना अभ्यास था ये। तो इस तरह से जितने भी अभ्यास हैं उसको आप देखेंगे, जितने भी एक्सरसाइज हैं मिलिट्रीज़ के वो देखेंगे। समन्वय 2022 ये आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास था, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकते हैं इस बार के परीक्षा में। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 ये नवंबर से दिसंबर 2022 के बीच इसका आयोजन हुआ है, कतर में हुआ है। ये प्रश्न 60 से 62 बीपीएससी में आए थे। फरवरी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था कि ये कहाँ होना है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होना है। ये 2017 में ही हुए थे, एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें 32 टीम जो है भाग ले रही थी, और सर्वोच्च रैंक जो है इस टूर्नामेंट में ब्राज़ील को प्राप्त हुआ था। सर्वाधिक खिलाड़ी वाली लीग जो है प्रीमियर लीग, सर्वाधिक विश्व कप जीतने वाली टीम जो है इसमें ब्राज़ील है। गोल करने वाले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसका ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर संपन्न हुआ है। और अब खेलकूद में इंदिरा मैराथन है, शिकागो मैराथन, न्यूयॉर्क सिटी मैराथन इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। 22वीं विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप आप ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन जो है ला नूसिया स्पेन में किया गया था। भारत इसमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 4 पदक जीते थे कांस्य के। पदक तालिका में दूसरे स्थान पर भारत इसमें रहा था कुल 11 पदक के साथ। प्रथम स्थान इसमें उज़्बेकिस्तान का था। भारत के जो 4 स्वर्ण पदक विजेता थे उसमें विश्वनाथ सुरेश थे, वंशज थे, देविका घोड़पड़े थी और रवीना थी। तो ये आप देखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसका विजेता मुंबई रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ से संबंधित एक तथ्य है, एक दिवसीय क्रिकेट में महाराष्ट्र और जो है महाराष्ट्र और यूपी के बीच यह खेला गया था। 1 ओवर में 7 छक्के इसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाए थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बन रहा है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 या अधिक शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। न्यूजीलैंड के विरुद्ध न्यूजीलैंड में ही इन्होंने 111 रन बनाए हैं। उसके बाद 8वां T20 विश्व कप 2022 पुरुषों का, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे इस पर। 8वां T20 विश्व कप पुरुष का, इसका विजेता जो है इंग्लैंड रहा है और वो विजेता इसमें पाकिस्तान रहा है। इसका आयोजन जो है यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया था, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ICC T20 विश्व कप में भारत के 3 खिलाड़ी जो हैं शामिल हैं। विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या हैं। तो इनको ये स्थान मिला है इस बार, ये ध्यान रखना था आपको। उसके बाद विश्व कप 2021, 2022 और 2024 का आयोजन देख लीजिए। T20 विश्व कप का आयोजन 2021 में UAE दुबई में, 2022 में ऑस्ट्रेलिया और 2024 में अमेरिका व वेस्ट इंडीज़ में होना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ITTF एशियाई कप टेबल टेनिस 2022 का आयोजन जो है बैंकॉक में, इसमें मनिका बत्रा कांस्य पदक, एशियाई कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है, तो ये VVI था आपके लिए। उसके बाद इधर इम्पोर्टेंट हमें नहीं लग रहा है, महिलाओं का WTA फाइनल ये नहीं है। डेविस कप का विजेता ध्यान रखेंगे। डेविस कप जो है यह टेनिस का होता है, इसमें विजेता इस बार कनाडा रहा है, VVI किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद महिलाओं की जो रग्बी विश्व कप है, न्यूजीलैंड इसमें छठी बार जो है विजेता रहा है। यही लास्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट था, छठी बार न्यूजीलैंड इसमें विजेता रहा है।
और जो भी नियुक्ति वगैरह है हम उसको अप्रैल के बाद से ही देखेंगे। केवल 6 महीने का ही नियुक्ति निधन इत्यादि से यदि प्रश्न संभावित होते हैं तो बीपीएससी पूछती है, तो हम केवल उसी पर फोकस करेंगे। ये प्रश्न पत्र का काफ़ी समय से लगभग 8-10 वर्षों के प्रश्न पत्र के विश्लेषण के पश्चात मैं आपको ये करंट अफेयर दे रहा हूँ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इसमें अंत तक नहीं बने रहते हैं तो लॉस आपका ही होगा अंतिम समय में भी, और यदि बने रहते हैं तो फ़ायदा आपका ही होगा, बहुत अच्छा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले एपिसोड के साथ हम बहुत जल्दी आएंगे। धन्यवाद।